I remember 1999 की बात की, like any other Christmas Eve, we were celebrating and suddenly एक खबर आती है, एक फ्लाइट जो कि काठमांडू से टेक ऑफ करती है. That flight was supposed to land in Delhi. और सेटल हुए 5-10 मिनट ही हुए थे और अचानक से मंकी कैप पहने हुए तो सबसे पहले सामने आए. दोनों के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड था और पिस्टल यहाँ पे लगाई हुई थी. एक कुछ किस्सा था जिसमें आप लगातार 8 मिनट तक बोलते ही रहते. लास्ट में हम गाना चलाते हैं जब लिंक खत्म करते हैं. अब मानव की आदत थी बहुत बढ़िया सा गाना पहले चूज करके रख लेता था. मानव बेचारा गाना प्ले कर रहा है, प्ले नहीं हो रहा है, सॉफ्टवेयर हैंग कर गया. मैंने कहा हाँ तो सुपर 94.3 मानव नहीं ये नहीं करना. एज आरजे आपने बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं, बट ऐसा कोई कैंपेन जो आपके दिल के बहुत करीब है? तो एक राखी फौजी के नाम, तो पूरे ट्राई सिटी ने मिलकर 2.5 लाख राखियां हमने इकट्ठी की थी. उसके बाद मैं लेह लद्दाख बॉर्डर पे जाकर मैं फौजी भाइयों को राखी बांधी. एंड कैसा फ्यूचर देखते हो आप रेडियो इंडस्ट्री का? आजा शाम होने आई, अचानक से आ गया. शाम को 7 बज रहे हैं, क्या खुशी आपके चेहरे पे है. प्राइज एलिमेंट जो रेडियो का है. ओफ, ऐसा कोई फैन मोमेंट जो आप नहीं भूल सकते? एक लिसनर ऐसा था जिसने बताया था मुझे कि उसको कुछ मेंटल इश्यूज हैं. उसने कहा अगर मुझसे तुम प्रॉमिस नहीं करती हो बात करने की और मिलने की, मैं वहाँ चढ़ के सुसाइड कर लूंगा. ओके, वेलकम गाइस, वेलकम टू फ्रेंड्स विद बेनिफिट विद मानव आहूजा. एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें मेरे दोस्त मेरे साथ होते हैं और उनकी लाइफ की जर्नी से आपको बेनिफिट मिलेगा. दैट्स व्हाई फ्रेंड्स विद बेनिफिट. और आज मेरे साथ जो पॉडकास्ट मेरे जो गेस्ट हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा मैं कि एक ऐसी आवाज़ जिन्होंने लाखों दिलों पर राज किया है और कई सालों से मुझे याद है चंडीगढ़ में सुबह सुबह उनकी आवाज़ सुनकर ही शुरुआत होती है और कई सालों तक उनकी आवाज़ सुनकर एक मीठी नींद आया करती थी. मेरे साथ इस समय मेरे पॉडकास्ट में है, लेट मी वेलकम वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड जिनको मैं बड़े प्यार से बड़े फख्र से बोलता हूँ, द क्वीन ऑफ ट्राई सिटी रेडियो, द वेरी फर्स्ट फीमेल वॉइस ऑफ द ट्राई सिटी, और जिनके साथ कोई भी डल मोमेंट नहीं होता. जब भी वो आसपास होती है फुल ऑफ एनर्जी रहती है. एंड इंडियाज नंबर 1 आरजे मीनाक्षी. वेलकम मीनाक्षी. थैंक यू. बर्थडे वाला वेलकम है जी. बर्थडे वाला थैंक यू. हैगा जी. थैंक यू सो मच. एंड कैसे हैं आप? मैं couldn't be better, तुम्हारे साथ हूँ. एंड मैं बताना चाहूँगा कि मेरे आरजे के जो करियर है, आई ओ अ लॉट टू आरजे मीनाक्षी बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट पर्सन. जब मैं आरजे नहीं था, शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा था मुझे कि यार लड़के तेरे अंदर कुछ बात है, यू कैन बी अ वेरी गुड आरजे, ट्राई कर. यस. एंड दोज वर्ड, क्योंकि आप तो एक एस्टेब्लिश आरजे थे और वो जो वर्ड्स थे उसने मेरी शायद कहना कि जिंदगी पूरी बदल दी. क्योंकि मैंने फिर करियर में सोचा कि यार अगर मीनाक्षी ने कहा है कि मैं आरजे बन सकता हूँ, दैट मीन्स कुछ मैं कर सकता हूँ. बिकॉज मैंने देखा था, वो कहते हैं ना हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तो मैं मिस मीनाक्षी जौहरी जिसने डायमंड की पहचान की और आरजे मानव वो बने जो आज है. पर एक खुद डायमंड मेरे साथ है तो और उनकी चमक के सामने हमारी चमक कुछ नहीं है. पर मीनाक्षी, वी ऑल लव यू, वी ऑल नो यू एज एन आरजे, बट मीनाक्षी कौन है? मीनाक्षी के बारे में बताओ, मीनाक्षी कौन है? सो मीनाक्षी बहुत ब्रेव, बहुत ही जिद्दी, बहुत नॉटी, बहुत ही प्रैंकस्टर, बहुत केयरिंग, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ह्यूमरस. आपके जो भी इमोशंस आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारे भर के मुझे लगता है खुदा ने कहीं एक बंदी में भर दिए हैं. तो टोटली वो और भर के भरे हैं. सो मीनाक्षी, आप लाइक यू बिलोंग टू चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में आना कैसा हुआ? कहाँ से बिलोंग, रूट्स कहाँ से आपकी? रूट्स यार मम्मी उत्तराखंडी हैं. अच्छा. देहरादून से. पेड़ पाके 12 मास. तो यस पीपल नो कि आप उत्तराखंड से हो जी, बट पापा पंजाबी हैं. मम्मी देहरादून की है. तो मैं जरा एक कॉकटेल मिक्सचर सा हूँ. लव मैरिज सॉर्ट ऑफ हो गई थी क्योंकि किसी शादी पे देखा था पापा ने मम्मी को, और उस समय लव मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. पर लेकिन पिताजी ने जुगाड़ लगाया और उत्तराखंडी माता जी को पटाया. वेरी नाइस. एंड मीनाक्षी, आज हर कोई जानता है आपको ऑब्वियसली, है ना, इंडिया नंबर 1 आरजे, इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हो हर एक चीज़. लेकिन जो शुरुआती टाइम था जब आरजे मीनाक्षी थी, आरजे नहीं बनी थी, क्या स्ट्रगल थी? एंड वो कैसे मोमेंट था कि मुझे आरजे बनना है? क्या स्ट्रगल था, कैसे हुआ था? यार आरजे बनने के लिए कोई मैं स्ट्रगल ही नहीं लगा मुझे. मैं झूठ बोलूंगी अगर मैं कहूँगी मैंने स्ट्रगल किया है. मैंने स्ट्रगल क्या होती है मुझे पता नहीं है जेन्युइनली. बिकॉज पापा एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे कहीं से, जलंधर से वापस आ रहे थे. वहाँ पे एक रेडियो स्टेशन सुन रहे थे और पापा ने किसी आरजे को सुना. उस समय नया FM रेडियो सीन आया था, नया था, और जलंधर वाज वन ऑफ द स्टेशन जहाँ पर आया था. दिस इज लाइक अराउंड 2002. 2002. Okay. Yeah, 2002. तब जब नया
2002 या 3 था ऐसा। तो उसके बाद फिर पापा ऐसे, उनका ट्रैवलिंग बहुत रहता था तो वो सुनते थे, उन्होंने कहा कि यार तू आरजे बन जा। मैंने कहा क्या होता है आरजे, मुझे नहीं बनना आरजे। सो देन और पापा ने कहा नहीं नहीं तू बन सकती है, तू तो नॉर्मली इतना अच्छा बोलती है, इतना इंटरेस्टिंग बोलती है, और जो मैं वो आरजे को सुन रहा था वो तेरे से बहुत, मतलब पापा हो जैसे माँ बाप है, कौन था अच्छा लगता है। नहीं नाम नहीं मैं बताऊंगी क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो भी बहुत प्यारी आरजे हैं। सो बट पापा को लगा कि नहीं मेरी बेटी बहुत बेहतर है, जो कि हर माँ बाप को लगता है। तो फिर 2-3 साल बाद फिर एक रोडीज टाइप ऑडिशन हुए फॉर अनदर रेडियो स्टेशन, रिलायंस का आपको जो पता है रेडियो स्टेशन है, और काफी तगड़ा रेडियो स्टेशन है, बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन, बड़ा समझ सकते हैं। ओके, सो वहाँ पर ऑडिशंस हुए थे, माउंट व्यू में ऑडिशंस चल रहे थे, मुझे बोला ऐसे जा दे के आ जा ऑडिशन क्या जाता है। तो मैं गई, मुझे लगा अरे मेरा क्या सिलेक्शन होगा, एक से बढ़कर एक टॉप शॉट्स रेडियो जो जानते हैं बैठे हुए हैं। बट वहाँ पे 2-2,500 लोग थे, 2-2,500 लोगों में से 500 में से 100 में से 10 में से 5 में मैं सेलेक्ट हो गई। होना ही चाहिए था। मुझे पता है जब हम साथ में काम करते थे तो इतने कॉम्प्लीमेंट्स आते थे कि यार एक बार मीनाक्षी से बात करा दो, हमें जब तक बात नहीं होती हमारा दिल नहीं निकलता। सो पीपल आर लाइक वेरी फाउंड ऑफ योर वॉइस। कुछ स्पेशल कुछ खाते पीते हो? कुछ नहीं, और मुझे मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आज मैं ये बताना चाहूँगी। बट समहाउ जब मैं रेडियो पे सुनती हूँ ना आवाज़, तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ तो बात है, कुछ तो बात है, आवाज़ है ना, खुश कर देती है आवाज़। गॉड गिफ्ट है ये। हाँ गॉड गिफ्ट है, क्योंकि मेरे घर में सबकी आवाज़ बहुत पतली है और मेरी आवाज़ इज़ लाइक वेरी हस्की, हैवी आवाज़ है। और मतलब जब मैं थिएटर करती थी तो बोलते थे ये लड़की ऐसी है जिसको माइक की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग उस समय थिएटर जब करते थे ऊपर से माइक्स लटका करते थे, ऐसे कोई प्रॉपर माइक्स सामने नहीं लगे होते थे, ऊपर से माइक्स लटका करते थे और वो आपकी आवाज़ कैच करते थे। तो जो जब मैं प्ले करती थी तो वहाँ पे साइड पे अगर मैं होती थी, माइक साइड पे ना भी हो तो मेरी आवाज़ आखिरी शख्स जो होता था थिएटर में बैठा हो वहाँ तक आवाज़ जाती थी। जो थ्रो ऑफ वॉइस जो था वो वहाँ, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है अगर आप कोई आरजे बनना चाहते हो या कोई भी इनफैक्ट आप कोई भी ऑडिटर बनना चाहते हो तो आपका आवाज़ का थ्रो बहुत अच्छा होना चाहिए। और आवाज़ का थ्रो आपको थिएटर से मिलता है। आई वॉन्ट टू टेल दैट कि अगर आप रियली में अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करना चाहते हो, अंदाज को और आवाज़ को, प्रोनाउंसिएशन को, तो डेफिनेटली थिएटर हेल्प्स यू सो मच। सो थिएटर बचपन में किया होगा आपने स्कूल? यस, बचपन से ही मैं नौटंकी थी टोटल। बचपन में डांट किस बात पे सबसे ज्यादा पड़ती थी मीनाक्षी को? मैं शीशे के आगे खड़े होकर लिपस्टिक लगा के और साड़ी पहन के बस बैठी रहती थी, वही मम्मी की डांट पड़ती थी, सारी लिपस्टिक्स खराब कर दी है, फिर साड़ी पहन के बैठ गई। तो यार कुछ मतलब मुझे शीशा मेरा बेस्ट फ्रेंड लगता था, मुझे लगता था ओ माय गॉड मैं प्यारी लग रही हूँ, ऐसे कर लूँ ये कर लूँ, मतलब वेरी मच ऑब्सेस्ड ऐसा ओ तुम्हें कोई हक नहीं इतना खूबसूरत होने का? हाँ ऐसे ही वाला, तुम्हें कोई हक नहीं है इतना खूबसूरत होने का। और बाकी कोई स्पोर्ट्स खेलते थे बचपन में? कौन से थे स्पोर्ट्स? मैं लॉन टेनिस खेलती, लॉन टेनिस। आई यूज्ड टू लव लॉन टेनिस। अभी मैं आपसे ना एक बहुत ही क्लीन क्वेश्चन पूछवाना जो आई एम श्योर सब आर्टिस्ट को ये लोग पूछते हैं, लेकिन ये डिमांड है, ये पूछना पड़ेगा मुझे। एक बार प्लीज वैसे बोल के दिखाओ ना जैसे आप रेडियो पर बोलते हो। हाँ मैंने पहले भी कहा था कि देखो कभी किसी डॉक्टर को नहीं कहते इंजेक्शन लगा के दिखाओ, कभी किसी उसको नहीं बोलते एडवोकेट को यार केस लड़के दिखाओ, लेकिन वी लव यू यार, आप लोगों के कारण हम हैं। तो फिर 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे ट्राई सिटी का नंबर 1 रेडियो स्टेशन मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ। नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल। आरजे मीनाक्षी का बर्थडे वाला हेलो हैगा जी, हैगा जी करते फिर हैगा जी बिल्कुल। एंड इसीलिए मैंने ये कहा था कि मुझे जो हैगा जी सुनना था। एंड आई डोंट रिमेंबर कि मतलब कि ऐसे कोई और आरजेस भी हों, बहुत कम आरजेस हैं जिनकी ना जो वन लाइनर्स है, जिनकी टैग लाइंस जो हैं वो हिट हुई, जैसे एज यू सेड बर्थडे वाला हेलो, उसके बाद गुड वाला मॉर्निंग है ना, ये बिल्कुल अमेजिंग लाइंस। तो ये कुछ सोच कर ये फ्रेजेस आप इंक्लूड करते थे रेडियो पर कि ये बस बन गया और हिट हो गया, क्या ऐसा था इसमें? हाँ मैंने ऐसे ही बोला था, मैंने बर्थडे वाला हेलो, मैं कहा हेलो बोला, मेरी दादी बोलती थी बर्थडे वाला हेलो, तेन बर्थडे वाला हेलो, मुझे बड़ा अच्छा से लगता, तो मैंने आके यूज़ किया और लोग मुझे बोलते थे आपका बड़ा अच्छा लगता है। जब उन्होंने ऐसा, और पहले मैं बोलती थी बर्थडे वाला हेलो हैगा जी, फिर मैंने ऐसे ही एक दिन कह दिया बर्थडे वाला हेलो हैगा जी कर दो फिर हैगा जी, तो माय गॉड उसके बाद तो ऐसा था आप प्लीज एक कर दो फिर हैगा जी बोलो, क्योंकि हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम आगे से बोलते हैं हैगा जी, सो दैट वाज लाइक अ क्रेज एंड आई जस्ट लव दैट। यार मीनाक्षी अगर आप बात करूँ मैं, आजकल तो जो लड़कियां हैं वो अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ व्रत नहीं रखती हैं, लेकिन आपने एक पराये मर्द के लिए व्रत रखा और रखती आ रही हैं।
जिनका नाम है मिस्टर शाहरुख खान। श्री शाहरुख खान। श्री शाहरुख खान। सो ये इसके बारे में बताओ ये क्या। यार शाहरुख खान हैज बीन माय फर्स्ट क्रश। मुझे पहला प्यार मेरा वो ना, मेरा पहला प्यार रिफत भी अधूरा रह गया, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि मैं मिली उनसे और बहुत बार मिली। बट यस, शाहरुख खान के चक्कर में मैं मम्मी को बोला था कि मैं फ्रेंड के पास जा रही हूँ, और देहरादून में हमारा अपना घर है, हम चंडीगढ़ में थे तब। तो मैंने कहा मैं देहरादून जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के पास और मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगी। मैंने अपनी फ्रेंड के साथ प्लान किया था मुंबई जाएंगे जस्ट टू मीट है। पागलों की तरह हम खड़े रहे, कोई मिलना नहीं हुआ, और वो करवा चौथ वाला दिन था। मन्नत के बाहर मन्नत नहीं कबूल हुई। मन्नत कबूल नहीं हुई, लेकिन मुझे लगा रहे मैंने घर से वो ऐसे करके देख लिया तो मतलब मेरा व्रत टूट गया। बट कैन यू बिलीव दैट कि बच्चा जो अभी स्कूल में है वो ऐसा कुछ कर सकता है। तो फॉर मी दैट वाज द क्रेजीएस्ट थिंग आई हैव एवर डन दैट। या as a craziest last almost like 12th में थी तो, but it was the craziest thing I had done. But I remember जब पहली बार शाहरुख खान से आप लेते बिकॉज मूवी के प्री प्रमोशंस के लिए आए हुए थे। आई रिमेंबर द इंसिडेंट, मुझे पता है, बट आई वांट टू नो आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट था और वो माहौल कैसा था पहली बार मिलना अपने बचपन के क्रश को। या तुम्हें पता है कि मैंने कहा था मानव आज तू इंटरव्यू संभाल लियो, मेरे से कुछ नहीं होने का, तुम्हें याद है? आई रिमेंबर, मतलब मीनाक्षी कभी चुप होती नहीं है, बोलती है तो बट बिल्कुल बोलती है और बहुत अच्छा बोलती है। ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं जहाँ पे ये ना कभी कॉन्शियस हुई हो। एंड आई रिमेंबर हम दोनों लॉबी में वेट करते हैं, मीनाक्षी बस की मानव आई डोंट नो, बट ये जो क्वेश्चन है तू पूछ लियो, मेरे को बस निहारना है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं आज क्वेश्चंस पूछने का। आई जस्ट वांट टू गो देयर, सिट, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना है, उसके डिंपल देखने, और अगर मुझे अलाउ तो टच करना है। पहली बार वही था कि सारे क्वेश्चंस तुमने पूछने पड़े थे और मैं सिर्फ उनको निहार रही थी। मैंने कहा मुझसे बात नहीं होगी, हम सच ए ह्यूज फैन, और वो समझ भी रहे थे। मैंने कहा फिर लास्ट में जब हम वापस आ रहे थे, तुम्हें याद है, मैंने कहा था मुझे एक अच्छा बर्थडे वाला हक चाहिए, तो उन्होंने ऐसे दबा के मुझे हक किया। मैं कहा मतलब क्या जन्नत मिल गई मुझे। तुम्हारे चक्कर में मुझे मिल गया था। आपने तो कर लिया, मेरी हिम्मत नहीं बोलने की, मुझे भी अच्छी है। तुम क्यों बैठे थे, कम यू ऑल्सो हैव, तो मुझे भी हक मिल गया। वो ऐसे ही बोलते हैं जो लोग सोचते हैं ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। सेकंड टाइम भी जब मेरी मुलाकात हुई थी दिलवाले, जब मैं हैदराबाद फिल्म सिटी में गई थी, तो तब मैंने बड़ा एक उनसे सवाल पूछ लिया था कि मुझे आपसे शादी करनी थी, पर आपकी गौरी से शादी हो गई तो मुझे बहुत दुख होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अगले जन्म में मैं तुमसे शादी करूंगा। वो भी बहुत प्यारा था। बट आई रिमेंबर जब हमने फोटो खींची थी कि लोग विश्वास नहीं करते कि मैंने उस समय उनसे मिला था शाहरुख से, तो मेरी फोटो पता नहीं कुछ वायरस घुस गया था, कैमरे में कुछ था, तो वो करप्ट हो गई थी वो फोटो। देयर वाज ओनली वन फोटो जो बच गई थी। बाइलक ने बहुत सारी फोटोज की थी, सारी उड़ गई थी, बस एक आपकी रह गई थी। एक ही रह गई थी। एंड अनफॉर्चुनेटली वो फोटो ऐसी थी जिसमें मीनाक्षी की आंखें शायद बंद थी, उसमें कुछ कारीगरी की थी आपने, बिकॉज़ वो ऑब्जर्व की थी यार ये इकलौती फोटो है मेरे पास शाहरुख की। क्या था वो किस्सा? आई नो, वो किस्सा बड़ा ही अमेजिंग है, बिकॉज मैं इतनी ऑब्सेस्ड और मंत्रमुग्ध थी शाहरुख खान से कि जब फोटो खींची उन्होंने सामने वाले अपने फोटोग्राफर ने, तो मेरी आंखें बंद थी, और उसके बाद एक ही फोटो बची, तेरी वाली फोटो भी गड़बड़ हो गई, करप्ट हो गया था मेमोरी कार्ड। लास्ट एक फोटो बची थी, तो हमने फोटोग्राफर को बोला प्लीज मेरी आंखें खोल दो ना इसमें। वो उन्होंने उस समय तो ऐसी कोई टेक्निक भी नहीं आती थी, कैसे आंखें खोली थी, वो साफ दिख रहा था कि ऐसे किसी और की आंखें लगी थी, किसी और की आंखें लगी। मुझे जितना पता है, जितना भी मैंने काम किया रेडियो में, हमें आरजेस को अलाउड होता है 1 मिनट बोलने के लिए। एक से आप ज्यादा मिनट ले लो तो भाई 1.5 मिनट तक एट मैक्स बोलता है। 1.5 मिनट के बाद आपका जो पीएच है वो खड़ा हो जाता है स्टूडियो के सामने कि भाई बाहर निकलो, बहुत हो गया, और नहीं बोलना। पर एक कुछ किस्सा था जिसमें आप लगातार 8 मिनट तक बोलते ही रहते, कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी, क्या था किस्सा तो बताओ क्या हुआ था? इस किस्से में सबसे बड़ा भागीदार जो था वो तो अपनी बात बता नहीं रहा है। सो हमारे शो में जब हम शो खत्म करते हैं, एक हैंडशेक नाम की चीज होती है, जब लास्ट में आप जो है दूसरा आरजे जो टेक ओवर करने वाला वो बात करता है। पर मेरे और मानव के साथ ऐसा था कि मेरे शो में कभी भी मानव अगर आ गया तो मैं बोलती थी आजा यार चल बात करते हैं। लोग वेट करते थे कि मानव और मीनाक्षी इकट्ठे अगर जब आते हैं तो कितना मजा आता है। तो बट हाँ, अचानक से तूने मुझे बुला लिया, मैंने कहा ओके, हम बोलने लग गए, बात करने लगे। अब 1-1.5 मिनट खत्म हो गए थे, तूने, अब मानव की आदत थी बहुत बढ़िया सा गाना पहले चूज करके रख लेता था, अब ये गाना चलाऊंगा। उसके बाद लास्ट में हम गाना चलाते हैं जब लिंक खत्म करते हैं, मानव बेचारा गाना प्ले कर रहा है, प्ले नहीं हो रहा है, दूसरा गाना प्ले कर रहा है, प्ले नहीं हो रहा है, उसके बाद मानव नेक्स्ट कर रहा है, नेक्स्ट मतलब कि अब लिंक वो आगे चल जाए, सॉफ्टवेयर हैंग कर गया। मैंने कहा हाँ तो सुपर 94.3 मानव ये नहीं करना, बोलते रहो कुछ। मैंने कहा
हाँ पर सुनते रहिए माय एफएम। और मानव कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, तो मानव ने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फिर तुमने कुछ और, हम किसी रेस्टोरेंट का प्रमोशन कर रहे थे, फिर फटाफट से मानव मुझे बोलता है तू संभाल, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। फटाफट बाहर गया, टेक्निकल वाले को बुला के लेके आया, और वो लिंक जो था, हमें सिर्फ 1.5 मिनट का जो लिंक अलाउड होता है वो 8 मिनट का लिंक था। उसके बाद गगन को बोला था मैंने कि गगन भाई आपको कुछ लगा, कुछ और लगा कि यार लिंक कैसा था, बिकॉज हम थोड़े डर गए थे, मैं डर गया था कि यार 8 मिनट का लिंक चला गया है, ऊपर नेशनल तक पहुंचेगी, घंटी मेल आएगी अच्छी वाली। मैंने गगन भाई कुछ एंड ही वाज लाइक कि थोड़ा सा बड़ा था शायद, आई गेस 1.5 से 2 मिनट का, तो एंड वाज रिलैक्स कि चलो कोई ना, अगर गगन भाई बोल रहे हैं उन्होंने अगर जज नहीं किया कि इतना लंबा लिंक था। और 8 मिनट का वो लिंक मैं बताना चाहूंगी, आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी, कि आज भी रेडियो जगत में उसको एज एग्जाम्पल पेश किया जाता है कि कैसे अपना काम नहीं लूज करना, अगर हैंग ही हो जाए सिस्टम, शो मस्ट गो, द शो मस्ट गो ऑन। ओके मीनाक्षी, बहुत सालों का ड्रीम होता है, बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं कि यार मूवी में कहीं चांस मिल जाए, कहीं दिख जाए, कोने में खड़े हो जाए, या एक डायलॉग मिल जाए। लेकिन आपको इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक मुझे ध्यान है, एक किस्सा है, आपको खुद एक बॉलीवुड मूवी का रोल आया था और आपने सामने से मना कर दिया था, क्यों? ऐसा नहीं हुआ था रे, क्या हुआ था? तुमको गलत पता चला है। बताओ मित्रा। So I was doing this theater, like I told you, and then I did 4-5 great plays जो कि काफ़ी हिट हुए थे, और उसको फिर हम सहारनपुर में, तब मैं रहती थी, तब मैं सहारनपुर, रुड़की, देहरादून, उसके वेरियस शोज परफॉर्म करते थे। देहरादून में किसी डायरेक्टर ने एक देख लिया, हाँ, और उनको बड़ी अच्छी लगी मेरी एक्टिंग। दैट वाज बेबी तुम नादान, जिसमें मैंने 17 किरदार निभाए थे एक ही प्ले में। Oh God, राइट। सो उन्होंने देखा, एंड देन दे सेड दैट अरे वी रियली थिंक शी इज वेरी टैलेंटेड एंड ऑल दैट, in single play, इन अ सिंगल प्ले 17 रोल। तो फिर उन्होंने आके, जो हमारे डायरेक्टर साहब थे राजीव ढोवाल सर, उन्होंने बोला कि आप में हमें बहुत अच्छी लगी है, एंड वी वांट टू साइन हर फॉर अ फिल्म, एंड दैट इज ऑपोजिट डीनो मोरिया। इन केस लोग भूल गए हो तो बिपाशा बासु का एक्स। कैसे भूल सकते हैं डीनो मोरिया, उस समय के हॉटेस्ट गाए थे। आपके प्यार में हम, वो बोला। आपको हिचकी ने भी मना करने की? मुझे तो, डीनो मोरिया, मैं तो बिल्कुल तैयार थी यार, पर पापा मम्मी ने मना कर दिया। आई वाज जस्ट 18 एंड दे वर लाइक कि अभी तो बिल्कुल बच्चा है, उसको कहाँ लेके जाओगे। उन्होंने कहा था फर्स्ट इसकी शूट जो होगी 3 महीने उत्तराखंड में होगी, उसके बाद फिर मुंबई में होगी। तो बेसिकली मेरे माँ बाप ने कॉन्फ्रेंस, डाइनिंग कॉन्फ्रेंस डिस्कशन पे ये साबित किया कि नहीं, हमारी बच्ची वहाँ जाएगी तो बिगड़ जाएगी, और उन्हें नहीं पता था कि बच्ची बिगड़ी हुई है। लेकिन हाँ, फिर वो दैट वाज द एंड ऑफ माय बॉलीवुड ड्रीम। एक एक्टर ना क्रेविंग हमेशा रहती है, तो वो क्रेविंग आपके अंदर भी है, या हो सकता है आगे कभी हम मीनाक्षी को बड़े पर्दे पे देखें या थिएटर में कभी? ऑल लव टू सी योर एक्शन। या मतलब छोटे पर्दे पे तो मैं टेलीविजन, पीटीसी और पिटारा पे शोज कर चुके हो, बट यू नेवर नो, बिकॉज तुमने सही कहा, बिकॉज बट लेकिन अब रेडियो की भी बात करना, रेडियो इज समवेयर, इट्स नॉट ऑन एयर एक्टिंग, बट यू हैव टू बी, बड़ा कॉशियस होना पड़ता है आपको कि आप जिस तरह से बोल रहे हो, शब्द सही है, लहजा सही है, और ऊपर नीचे मॉड्यूलेशन सही है। इट्स मोर ऑफ अ थिएटर ऑफ माइंड। थिएटर ऑफ माइंड, दैट्स बेस्ट यू पुट इट। सो हम वो कहीं ना कहीं उसको बहुत फायदा होता है, तो वो यूज़ करिए, बट यू नेवर नो, मतलब व्हाई नॉट, क्या पता मैं कोई मूवी में आपको दोबारा से दिख जाऊँ, OTT प्लेटफॉर्म पे दिख जाऊँ, आई नेवर नो। ऑल लव टू, I would love to be there for sure. Talking about radio, like I want to ask you for all those upcoming RJs, या जो लोग जो देख रहे यंगस्टर जो RJ बनना चाहते हैं, क्या स्पेशल टिप्स आप देना चाहोगे कि यार ये चीज़ें ज़रूर अपना होमवर्क करके रखो? तो सबसे बड़ा मिथ लोगों को लगता है 2 चीज़ें हैं। एक तो बोलते हैं, अगर कोई आता है ऑडिशनिंग के लिए भी बोलते हैं हमारी बेटी बोलती बड़ा अच्छा है, हमारा बेटा बोलता बड़ा अच्छा है। बोलता बड़ा अच्छा है, बोलती बड़ी अच्छी है से डिसाइड नहीं होता, बात नहीं बनती। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सबसे बड़ा मिथ मैं ब्रेक करना चाहती हूँ रेडियो इंडस्ट्री में ये, कि अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप बहुत बड़ी बुलंदियों को हासिल करोगे। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, जिनकी आवाज़ इज़ ओके, एवरेज, लेकिन वो अपने कंटेंट के दम पे आगे बढ़े हैं, कंसिस्टेंसी के दम पे आगे बढ़े हैं, हार्ड वर्क के दम पे आगे बढ़े हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज आप जनरल नॉलेज जो चल रहा है देश दुनिया में आपको पता होना चाहिए। म्यूजिक में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। जेन जी क्या सोच रहा है, कम ऑन, अगर रिलेटेबल रहना है तो आज जेन जी क्या सोच रहा है आपको पता होना चाहिए, साइंस पता होने चाहिए। सो एंड डोंट टेक इट कि इंस्टेंट सब कुछ मिल जाएगा। You have to work hard. There is no shortcut to success. It's not a cakewalk. It's not a cakewalk. जैसे जब मेरा 9 बजे की सेटिंग बहुत सुपर हिट हुआ, फिर ये शोज बड़े सुपर हिट हुए जो मैंने किए, लोग कहते हैं अरे टांका फिट ओए होए मीनाक्षी। मीनाक्षी तो सब लोग बोलते थे अरे तेरे को तो बड़ी जल्दी सक्सेस मिल गई, तो बड़ी
वो है, बहुत ही लकी है तू। हाँ, तो ओवरनाइट सक्सेस जब मुझे बोलते थे, न्यूज़पेपर में भी आया था बहुत बड़ा बड़ा कि मीनाक्षी, आरजे मीनाक्षी इज एन ओवरनाइट सक्सेस, मैंने फिर उसका आंसर दिया था कि या इट जस्ट टुक मी 5 years टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस। सो आई विल जस्ट से दैट। चलो ये तो हुई रेडियो की बात हुई, लेकिन ज़ुरिक में और उसके बाद न्यूयॉर्क में इंडिया की तरफ से इंडिया के बेस्ट आरजे एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सब इकट्ठे हुए एंड इंडिया को रिप्रेजेंट करने की फील, आई वांट टू नो कि वो क्या होती है। हम छोटे होते से देखते थे, ओलंपिक जब भी देखते थे या फिर क्रिकेट देखते थे, हम देखते थे यार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ना। तो हम जब बड़े हुए तो उसके बाद फिर जैसे थिएटर था, इंडिया को रिप्रेजेंट उतना वो कभी आया नहीं। आप जाओगे तो एज ए ट्रूप जाओगे, कुछ जाओगे, बट दिस वॉज अ कॉम्पिटिशन, रेडियो एंड म्यूजिक कॉम्पिटिशन होता है हर साल, और एक आरजे जो है वो यहाँ से जाता है, इन कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 2014 में हुआ था रेडियो म्यूजिक अवार्ड्स, और IRF इंटरनेशनल रेडियो फेस्टिवल में आपको जाने का मौका मिलता है, ऑल एक्सपेंसेस पेड, ट्रिप टू पेरिस, यूरिक, या एंड देन यू गेट टू परफॉर्म। तो पहली बार ऐसा हुआ था, सारे जो था, जब भी जो आरजे सिलेक्ट हुए हैं, आरजे मलिश्का, नावेद, रौनक, बहुत बहुत बड़े बड़े आर्चेस गए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन सारे मेट्रो आर्चेस थे। तो आई वॉज द फर्स्ट नॉन मेट्रो आर्चे टू बी गोइंग टू ज्यूरिक एंड परफॉर्मिंग लाइव फॉर इन फ्रंट ऑफ इन 47 कंट्रीज मेरा शो गया था, सलाम इंडिया, और वहाँ जाके परफॉर्म करना, ऊपर से वहाँ का कॉन्सोल। आप सोचिए कि इंडिया में जो मशीन्स पे काम कर रहे हैं, हमें पता है वो कॉन्सोल कैसे ऑपरेट करना है। वहाँ पे गए हो, आपने शो करना है, लाइव करना है, आपको मशीन का कोई अता पता नहीं है। मैं रात को फिर 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक खाली था वो स्टूडियो, तो मैं रात को 12:30 बजे से लेकर 6 बजे तक प्रैक्टिस करती रही थी कि कैसे मैंने फेडर्स घुमाने हैं, कैसे बटन्स घुमाने हैं, कैसे मेरी आवाज़ जाएगी। एंड आई डिड अ लाइव शो एंड इट वेंट। सो कुछ याद है किस बारे में बात की, क्या टॉपिक लिया था उस समय? हाँ, हमने बिल्कुल हमने बात करी थी बॉर्डरलेस म्यूज़िक की, कि किस तरह से पंजाबी म्यूज़िक जो है वो किस तरह से बाहर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप देखो कनाडा या कहीं पे भी आप जाओ, कहीं पे भी, मैं कहती हूँ रशिया भी जाओ, एक पंजाबी गाना बजा दो, सारे भंगड़ा पाउन लग जाते हैं, है ना। तो हमने उसकी बात करी थी, और मैंने पूछा था कि मैं 3 गाने आपके लिए चलाती हूँ, पंजाबी हुक्स चलाए थे, दसो आपको बताइए मुझे विच वन। एंड आई हैड टू स्पीक इन इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, बिकॉज इट वॉज गोइंग इन 47 कंट्रीज, सो यू हैड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ दैट। लाइव शो, तो फिर वहाँ से कॉल्स आते थे, ये आई वुड लाइक टू लिसन टू द सॉन्ग नंबर सेकंड, इट वाज अमेजिंग, वो था हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी। सो आई मीन दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। टॉकिंग अबाउट कैंपेन्स, एज अ आरजे आपने बहुत सारे कैंपेन्स किए हैं, बट ऐसा कोई कैंपेन जो आपके दिल के बहुत करीब है? तो एक राखी फौजी के नाम, जिसमें हमने फौजी भाइयों के लिए, मैंने कहा था कि अगर आप रक्षाबंधन का जिस तरह से अभी भी त्यौहार है, तो मैंने कहा था कि आप असली भाइयों को जो है हमारे, उनको राखी भेजो, क्योंकि वो हमारी अगर रक्षा करते हैं तब हम आराम से चैन से सो पाते हैं, तो वो आपके असली भाई हैं। तो पूरे ट्राई सिटी ने मिलकर 2.5 लाख राखियाँ हमने इकट्ठी की थी। उसके बाद मैं लेह लद्दाख बॉर्डर पे जाकर, वहाँ पे हमने इंडो चाइना बॉर्डर, पहले लेह लद्दाख बॉर्डर, फिर उसके बाद इंडो चाइना बॉर्डर पर हम पहुंचे थे, वहाँ पैंगोंग लेक के पास, और हमने वहाँ पर जाके अपने फौजी भाइयों को राखी बांधी थी। और दैट वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, बिकॉज प्रॉब्लम हुई थी उसके बीच में कि मेरे साथ जो मेरे हेड गए थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, बिकॉज लद्दाख के टेम्परेचर्स आपको पता है, उनके नोज़ ब्लीडिंग होने लग गई थी, दिक्कत हो गई थी, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमें अकेले जाना पड़ा, अकेले ट्रैवल करना पड़ा। 2 लड़कियाँ थी, हम अकेले ट्रैवल करा, बट करके आए, जो सोचा था वो बहुत बड़ी बात है। एंड हाउ वाज द रिसेप्शन, उन्होंने कैसे रिसीव अरे किया? बहुत, मतलब वो ऐसा था कि वो कहते थे कि हमारी बहनों की मीनाक्षी चिट्ठियाँ तक नहीं पहुँचती हमारे पास, 2-2 महीने बाद चिट्ठी आती है, और तुम चिट्ठी भी लेके आई हो और साथ में राखी भी लेके आई हो, क्योंकि बहनों ने उनके लिए कुछ शॉल्स निट किए थे, किसी ने उनके लिए कुछ बना के भेजा था, किसी ने पिन्नियाँ बना के भेजी थी, किसी ने उनके लिए प्यारे प्यारे जो है कढ़ाई वाले फुलकारी वाले शर्ट्स बना के भेजे थे। इतना प्यारा था, हर सिपाही वहाँ पे रो रहा था, मतलब ऐसा माहौल था कि मतलब मैं बात कर रही हूँ और आई एम हैविंग गूज बम्प्स राइट नाउ। खुद को सुन के हो रहा है, बट आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी की सारी राखियाँ एक तरफ, बट वो जो राखी होंगी वो एक राखी फौजी के नाम। टॉकिंग अबाउट रेडियो, मीनाक्षी, यू बीन देयर, लाइक यू हैव सीन द रेडियो इंडस्ट्री, इट्स राइज, फॉल एंड अगेन ऑन अ राइज। कितनी रेडियो इंडस्ट्री चेंज हुई है, कितना मुश्किल हुआ है एक आरजे के लिए रेलेवेंट रहना? रेडियो इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई है, और अगर चेंज नहीं होती तो शायद हम यहाँ पर ना होते। चेंज
इज द ओनली कांस्टेंट. आई बिलीव इन दैट. अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप ग्रो नहीं करोगे. इन द कंफर्ट जोन यू नेवर ग्रो, यू हैव टू चेंज. तो रेडियो इंडस्ट्री, पहले हम सिर्फ गाने बजाते थे, चलो एंटरटेन कर देते थे थोड़ा सा. ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा कि हमारे को जनरल नॉलेज पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या हो रहा है. बट राइट नाउ हमारा मुकाबला सिर्फ टीवी, उस समय टीवी और पेपर हम बोलते थे हमारा मुकाबला है. बट राइट नाउ इट्स स्पॉटिफाई, इट्स गाना, इट्स इंस्टाग्राम, इट्स फेसबुक, इट्स यूट्यूब. इट्स नेवर एंडिंग बिकॉज और ऐसे ऐसे जाती है लोगों की उंगलियां. सच शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, उनके पास टाइम ही नहीं है. सो द ओनली वे आप रेडियो पे रेलेवेंट रह सकते हो, पहली बात तो मुझे लगता है रेडियो कभी भी आउट ऑफ पावर नहीं होने वाला है. जो रेडियो देता है वो कोई नहीं दे सकता. कोई इन्फ्लुएंसर भी अगर बता दे कि यहाँ पर कुछ धमाका हुआ है या यहाँ पर कोई दिक्कत है, आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी, आप उसे 3 बार चेक करोगे. कोई रेडियो स्टेशन पे अगर रेडियो जॉकी बताए कि आगे रोड ब्लॉक है, सड़क ब्लॉक है, आगे टैंकर गिरा हुआ है, वहां से नहीं जाना, नहीं जाएंगे लोग. इतना विश्वास होता है और तुम्हें पता है. एंड रेडियो इज हेयर एंड नाउ. जो इस समय इस वक्त हो रहा है तुरंत वो आपको रेडियो डिलीवर करता है. इसलिए रेडियो कैन नेवर गो आउट ऑफ फैशन. इट्स फॉरएवर टू स्टे. एंड कैसा फ्यूचर देखते हो आप रेडियो इंडस्ट्री का एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो आ गए हैं आजकल, डिजिटल मीडिया की बात करें तो क्या फ्यूचर देखते हो आप? आई मीन इट्स ग्रोइंग डेफिनेटली. डिजिटल का अपना एक मार्केट है जो बहुत ग्रो कर रहा है और ग्रो करेगा. इट्स नॉट गोइंग टू स्लो डाउन. आई डोंट थिंक. लोग कहीं बोलते हैं इट्स अ बबल विच इज गोइंग टू ब्लास्ट सम टाइम. आई डोंट रियली थिंक सो. वो और ज़्यादा ग्रो करता जाएगा. हैविंग सेड दैट, रेडियो की अपनी एक जगह है जो कोई नहीं ले सकता. अचानक से मैं गाड़ी चला रही हूँ और अचानक से मेरा कोई गाना ऐसा आ जाए जो मैंने बहुत टाइम से नहीं सुना, रहे क्या खुशी मेरे चेहरे पे देता है. हाँ, स्पॉटिफाई में जाके मैं गाना सिलेक्ट करूंगी, मजा आएगा, लेकिन वो मजा नहीं आएगा जो सरप्राइज एलिमेंट जो रेडियो का है. ओफो कि यार ये गाना तो मैंने यार आज शाम होने आई, अचानक से आ गया. शाम को 7 बज रहे हैं या 6 बज रहे हैं और ये गाना बज गया. क्या खुशी आपके चेहरे पे. इतना सब इकट्ठे और एंटरटेनिंग में हमें कहाँ मिलेगा? रेडियो पर. रेडियो इज हियर टू स्टे. रेडियो इज हियर टू स्टे फॉरएवर. जस्ट रेडियो. मीनाक्षी, आपका बहुत लंबा करियर रहा है, अभी तो और लंबा जाना है आई एम श्योर. व्हाट मेड यू रेलेवेंट? क्योंकि आपके दौरान बहुत सारे आरजेस आए चले गए, बट आपका हमेशा नाम बना रहा. राइट फ्रॉम द डे 1 टू आज तक हर रोज कुछ नया टॉपिक लेना, वही फ्रेशनेस, वही एनर्जी के साथ काम करना. व्हाट वर्कड फॉर यू? आप खुद अपना शो कैसे प्रिपेयर करते हो? मेरा होमवर्क ऐसा है कि मेरा होमवर्क स्टॉप नहीं होता था. मैं अपने आप को थोड़ा सा क्रेजी मानती हूँ इस मामले में कि कई बार ऐसा होता था मेरा जो जहाँ मैं सोती हूँ उस बेड के पास एक डायरी रखी हुई है मैंने और एक पेन रखा हुआ है. मुझे कभी भी कोई आइडिया रात को आ जाता था, मैं उठ के 3-3 बजे बैठ के आइडिया लिखती थी. और अगर शो 4 घंटे का है तो 4 घंटे के शो के लिए मिनिमम 3 आवर्स प्रिपरेशन मेरा रहता था ऑलवेज. चाहे शो मेरा नंबर 1 जा रहा था, चाहे बहुत सालों से मैं नंबर 1 थी, आई डिड नॉट केयर फॉर दैट. आई वॉज लाइक कि मैं हर रोज शो पे जाऊंगी, हर रोज का दिन जो है मेरे लिए नया. मेरे एक बहुत ही ज़बरदस्त मेरे बॉस रहे हैं जिन्होंने मुझे ये एक सीख दी थी, विप्लव गुप्ते. उन्होंने कहा था यू आर एज गुड एज योर लास्ट शो. चाहे मैंने कितना मीनाक्षी ने ज़बरदस्त काम कर दिया हो, पर अगर लास्ट शो मेरा अच्छा नहीं हुआ ना, बाय बाय टाटा थैंक यू. हर शो पिछले वाले दिन से बेटर होना चाहिए. आई एम ऑलवेज अ बॉल ऑफ कि अब क्या करना है, अब क्या करना है और क्या कर सकते हैं. वो एक जज्बा रहना चाहिए, कोई भी काम करो आप. सो मीनाक्षी, आई रिमेंबर लाइक अमेजिंग फैन मोमेंट्स, बहुत सारे क्रेजी फैन मोमेंट्स मैंने खुद ने बहुत विटनेस किए हैं. ऐसा कोई इंटरेक्शन या कोई फैन मोमेंट जो आप नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते? यार बहुत सारे हैं ऐसे तो, लेकिन मतलब जैसे एक था कि एक आंटी जो थी वो अपने पहले बेटे की फ़ोटो लेके आई कि इससे शादी कर लो, ये तुम्हें बहुत लाइक करता है, अपने आप नहीं आ सकता तो आप इससे शादी कर लो. मैंने कहा जी नहीं, आई एम इन अ रिलेशनशिप. तो कहते कोई नहीं है, आप उस रिलेशनशिप को छोड़ के हमारे साथ, हमारा बेटा तो आर्मी में है, इतने अच्छा पैसे कमाता है, ये है वो है, पूरा सेल किया उन्होंने. तो मुझे फिर अपने बॉस का सहारा लेना पड़ा. और शादी की बात करें, तुम्हारे को कम प्रपोजल्स नहीं आते थे? हेलो, हर रोज़. तो अपनी बात बताओ जरा, कितनी बंदियां आंटियां आती थी, हमारी बच्ची आपसे प्यार करती है मानव. आप इस रिश्ते को क्या कहेंगे और कितना तुमने उनको टरकाया? मेरी बात बहुत बड़ी क्यूट सी बट एम्बैरेसिंग मोमेंट होती है. अच्छी लड़की तो है बट बोलूं भी कैसे अब. बड़ा रिमेंबर हमारे बॉसेस बड़े वो थे इस मामले में, अच्छे थे कि वो संभाल लेते थे. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, अकेला कोई ऐसा कोई फैन या कोई वो तो अकेले फैन मोमेंट वाला जो है, लेकिन बड़ा खतरनाक सा है, डरावना सा है, जो मैं मतलब भूलना चाहती हूँ पर भूल नहीं पाती. एक्चुअली जब मैं नाइट शो करती थी, जो बहुत सुपर हिट नाइट शो चलता था, तो एक लिसनर ऐसा था जिसने बताया था मुझे कि उसको कुछ मेंटल इश्यूज हैं, तो वो चाहता है जब भी वो मुझसे बात करता है उसको अच्छा लगता है. ही यूज्ड टू कॉल मी ऑन स्टूडियो लाइंस और मैं उससे बात करती थी ऑफ एयर.
ऑन एयर तो आप इतना 5 मिनट ले ही नहीं सकते। Exactly. पर मैं टाइम निकाल के उससे बात करती थी ताकि ये ठीक रहे। तो बट लेकिन वहां पे एक बात गड़बड़ हुई, जब मैंने 1-2 दिन बात नहीं कर पाई बिकॉज मैं छुट्टी पे थी, तो वो बंदा मतलब चिल्लाने लग गया, हर शो में कॉल करने लग गया, मीनाक्षी फोन नहीं उठा रही, मीनाक्षी फोन नहीं उठा रही। उनका है नहीं, कहते घर बताओ मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं हम बता सकते। फिर मैं जब तीसरे दिन शो पे आई तो उसने कहा तुम कहाँ थी, ये है वो है, यू कांट डू दिस टू मी, you know that I'm mentally not okay and then you're not talking to me. तुमने मुझे आदत डलवाई और अब यहाँ पे लाके मुझे कर दिया, and you need to talk to me every single। मैं डर गई बहुत ज़्यादा कि वो एक थोड़ा साइकोटिक वाले उसमें जाके ना सिर्फ उसने ये किया, उसने कहा अगर मुझसे तुम प्रॉमिस नहीं करती हो बात करने की और मिलने की, मुझसे अभी मिलो, और अगर नहीं मिलोगी तो मैं जा रहा हूँ, बिकॉज देयर वाज अ टंकी पास में ही, मैं वहाँ चढ़ के सुसाइड कर लूंगा। तो फिर फटाफट से मैंने जो मेरी प्रोड्यूसर थी उन्हें बोला कि आप प्लीज इंटरवीन करो, क्या करें। उन्होंने कहा तू कुछ मत कर, ये कह रहा ना मैं भी चला जाऊंगा, टंकी पे चला जाऊंगा, ऐसा वैसा। तो कहता है कि मुझसे बात करते रहो, मैं जस्ट कीप ऑन टॉकिंग टू मी अदरवाइज आई डाई टुडे नाइट ओनली। तो मैं बात करती रही, उसने कहा बात करते रहे, पूछ रहे कहाँ जा रहा है, मैंने पूछ लिया उससे। तब तक हमारी जो प्रोड्यूसर थी वहां पहुंच गई, एंड ही वाज लिटरली क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑफ दैट टंकी। जब उसको रेस्क्यू करके हम लोग ही वाज रेस्क्यूड, बट उसके बाद मतलब मैं इतनी घबराहट में रही थी कि बात करना लिसनर से क्या गलत है, आपको एक बार डबल माइंडेड हो जाते हो। दैट इज एन इंसिडेंट, अ फैन इंसिडेंट, आई विल से आई विल नेवर फॉरगेट। तो कहते हैं ना कि इतना फ्रेंडली होते हैं एक आरजे के साथ कि वो एक वो जो थिन होती भूल जाते हैं। Exactly. कि भाई एट द एंड वो एक आरजे का प्रोफेशन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी गलती थी, बिकॉज मैं नहीं थी यार, 1.5 साल हुए थे आर्जिंग स्टार्ट करते हुए, और मुझे लगा हमने इसको ठीक रखना है, वो भी जरूरी था। बट अब वही है कि थिन लाइन कहाँ पे है वो समझ में नहीं आता, तो कॉशियस, उसके बाद मैं बहुत ज्यादा कॉशियस। सो कमिंग टू द फन पॉइंट ना, कुछ बातें करते हैं, थोड़ी गेम्स खेलेंगे आपके साथ। एक रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आपसे, एंड विदाउट थिंकिंग मच, विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम, आपने फटाफट जो भी दिमाग में आता है वो बोलना है, ठीक है? ओके, लाइव शो के दौरान कभी बर्प किया है? नो, आई एम टू क्लासी फॉर दैट। ओके, पहला आरजे क्रश? इट वाज आयुष्मान खुराना। मैं जब फर्स्ट सिलेक्शन में हुआ था मेरा बिग एफएम में, तो तब वो दिल्ली में आरजे थे, मॉर्निंग शो करते थे, बिग चाय, तो वो वहाँ करते थे और हमें उनके अंडर ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। तो माय गॉड, द वे ही लुक्ड, ओह माय गॉड, ही वाज अ टैपर, लेदर जैकेट्स पहन के आना, जीन्स, एंड वेरी गुड लुकिंग। सो आयुष्मान खुराना। टॉक्सिक रिलेशनशिप फॉर मीनाक्षी इज? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी, एंड डेफिनेटली अगर डिसरिस्पेक्ट है रिलेशनशिप में, आप कहते रहो मैं प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, और डिसरिस्पेक्ट करते रहो, वो प्यार का अचार डालोगे आप, डेफिनेटली दैट्स अ नो नो फॉर मी। अच्छा, सबसे एम्बैरेसिंग ऑन एयर ब्लूपर कोई हुआ हो? बिल्कुल, अगेन नया रेडियो शुरू किया था, उस समय हम 34 में मेकशिफ्ट स्टूडियो में थे, और वहाँ पर हमारे पास कंसोल छोटा सा था और कीबोर्ड जो था वो गत्ते के डब्बे पे रखा हुआ था, और मैं लाइव, बिल्कुल लाइव थी, हमारा सेकंड शो था, लाइव शो, और वो कीबोर्ड नीचे फिसला और मैं नीचे गिर गई। माइक को फटाफट से मैंने नीचे खींच के बोला हाँ मैं गिर गई हूँ, लेकिन मैं गिरी हुई नहीं हूँ। गिर गई पर गिरी भी नहीं हूँ। That was like so uncalled for। मैंने कहा हाय राम, पर मैंने सिचुएशन मैनेज कर ली, द शो मस्ट गो ऑन जो बोला जाता है। मैं गिर गई, गिरते पड़ते भी संभाल लिया। अच्छा, सबसे फनी लिसनर रिक्वेस्ट क्या आएगी? अच्छा, हमने एक एक्टिविटी की थी, आपके लिए आरजे कुछ भी करेगा, तो अब उन्होंने बोला गाना सुना, हमने गाना सुना दिया, बोला एक्टिंग करो, एक्टिंग कर दी। लता मंगेशकर की था, हमने लता दीदी की एक्टिंग कर दी, जो मतलब कर सकते हैं। फिर एक बड़ा फनी रिक्वेस्ट था, कहती है आप हमारे घर आइए। मैंने कहा जरूर। ओके, मुझे लगा कि हाँ बड़ी वेलकम होगी, शान शक आके आप हमारे घर में पकौड़े तलिए, बैंगन आलू के। और तुम्हें याद है तुम मेरे साथ गए थे और मैंने बैठ के पकौड़े तले थे उनके लिए। You actually did that. Okay, so अब next part पे आते हैं. You have to just answer it in one word or one line. ठीक है? The best part of being an RJ is? हाँ, the love that you get, unconditional love, प्यार जो लोगों से मिलता है। Word or line for नीरज चोपड़ा? देश का गर्व and very handsome। विनेश फोगाट? Once a champion, always a champion। मतलब मुझे नहीं लगता मेडल्स आपको डिफाइन कर सकते हैं। आप इतनी बड़ी हैं कि आप एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, और सालों तक, जब तक सूरज चांद रहेगा, एक्चुअली विनेश तेरा नाम रहेगा। नथिंग टू प्रूव, आपके पास कुछ रह नहीं गया प्रूव, you've given everything। One word or line for radio? I live radio, I love radio। इश्क प्यार मोहब्बत। And शाहरुख खान? जिगर का टुकड़ा, मेरे सोना सोना लखड़ा। Alright. Politics? ना ऑफिस की ना बाहर की, अपने पल्ले नहीं पड़ती है। Okay, favorite Gen Z word या? मेरे को मेरी ऑरा क्लींस लग रही है, मुझे बहुत नेगेटिविटी आ रही है यहाँ से। I need to cleanse my aura, you know। The person dead or alive you want to or wanted to interview? Kobe Bryant, huge Kobe Bryant fan, basketball legend, very inspirational, and जो उनकी बातें, डायलॉग्स, I mean
दे जस्ट टिक इन योर हेड। क्या पूछते उनसे? बहुत कुछ पूछना था, लेकिन एक पहला सवाल ज़रूर रहता कि बास्केटबॉल या फैमिली। बहुत मुश्किल उनके लिए भी होता है जवाब देना, सो आई वांट टू नो द आंसर। कि लास्ट आरजे मानव। आरजे मानव, बंडल ऑफ टैलेंट्स, बंडल ऑफ टैलेंट्स। इतने टैलेंट्स है कि ख़त्म ही ना हो। और सबसे प्यारी बात, आजकल अच्छे इंसान मिलने मुश्किल होते हैं। हीरे हीरे जैसे दिल वाला शख्स जो है वो है आरजे मानव। थैंक यू सो मच मीनाक्षी। एंड लाइक मैंने एक लाइन कह दी, बट इतना मैंने पे ये मानव में एक्सप्लेन किया। बट मीनाक्षी, इट वाज अमेजिंग इंटरव्यू। अब मेरे पॉडकास्ट का मेरे ख्याल सबसे मुश्किल हिस्सा आ गया, एंड यू कैन टेक द लिबर्टी टू से नो इफ यू डोंट वांट टू आंसर और टॉक अबाउट दिस, क्योंकि अब जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे, शायद आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, कभी बात भी नहीं करना चाहती। एंड अगेन यू कैन से नो बिकॉज आई नो इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। बहुत अलग टॉपिक है, बहुत इमोशनल है, बहुत ट्रोमैटिक टॉपिक है ये। एंड आई बिलीव शायद आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पे इस बारे में बात नहीं करी है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द IC-814 कंधार हाईजैक। लाइक वी कैन टोटली स्टॉप दिस इफ यू वांट, कि अगर आप यू नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज आई नो अभी आप शिवर करने लग गए हो, सो इफ यू वांट वी कैन स्टॉप दिस। नो, बट ऑनेस्टली जहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी की बात की है, और मानव मैं ऑनेस्टली बहुत सारे टीवी शोज़, बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़पेपर्स, सब आपको इंटरव्यू करने के लिए आते थे, जब भी आते रहे, हर साल आते रहे। और जब भी IC-814 हाईजैक की बात होती है, बट मैंने कहीं कुछ नहीं बताया बिकॉज मैं कभी कंफर्टेबल हुई नहीं, बिकॉज एक बहुत ही डार्क पीरियड था वो। और लेकिन हाँ, मैं अगर किसी से बात कर सकती हूँ तो दैट इज़ यू। That's so sweet of you, and that means a lot to me कि आप इस बारे में मेरे साथ बात करना चाहते हैं। एंड विद दिस पॉडकास्ट, आई रिमेंबर 1999 की बात थी, हम सब बच्चे थे, एंड लाइक एनी अदर क्रिसमस ईव वी वर सेलिब्रेटिंग। छुट्टियाँ चल रही थी सर्दियों की, एंड सडनली एक खबर आती है कि एक फ़्लाइट जो कि काठमांडू से टेक ऑफ करती है, द फ्लाइट वॉज सपोज टू लैंड इन दिल्ली, जिस फ्लाइट में अराउंड 191 पैसेंजर्स थे, अराउंड 175-126 पैसेंजर्स, और 10 के आसपास क्रू स्टाफ, 6 टेररिस्ट थे। राइट, 5। वो फ्लाइट हाईजैक हुई, एंड उनमें से एक पैसेंजर आप थे। सो लाइक हॉलीडेज़ की जो आपने बात करी, तो हम भी छुट्टियां मनाने ही गए थे नेपाल, और फैमिली के साथ गई थी मैं। एंड हम सब बैठे थे, मुश्किल से 5-10 मिनट बैठे होंगे और सेटल हुए 5-10 मिनट ही हुए थे, और अचानक से पूरा मंकी कैप पहने हुए दो टेररिस्ट सबसे पहले सामने आए। उनके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड था, दोनों के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड था, और पिस्टल यहाँ पे लगाई हुई थी उन्होंने। और उन्होंने बोला कि दिस प्लेन हैज़ बीन हाईजैक्ड। तो हम आपस में फैमिली में बात कर रहे हैं, तो कर रहे हैं कि अरे अरे क्रिसमस जोक हो गया, ऐसे थोड़े ना होता है क्या, मतलब मजाक कर रहे हैं क्या, मस्ती है, क्रिसमस प्रैंक है, पक्का कोई जोक चल रहा है, ऐसे थोड़े ना होता है। बट फिर उन्होंने अलग अलग करना शुरू कर दिया कि आदमी अलग बैठेंगे, विमेन अलग बैठेंगे, बच्चे अलग बैठेंगे। तो विमेन के साथ बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन आदमी और औरत अलग बैठेंगे, और सबको अलग थलग कर दिया। पहले तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, बट जब उन्होंने ये बोला कि अगर कोई इस बात को नहीं समझेगा, हलचल करेगा, कुछ गलती करेगा, तो हम ये हैंड ग्रेनेड की पिन उठा देंगे और आप यहीं सारे के सारे मारे जाओगे। हम तो एक मिशन पे हैं, हम मरने से नहीं घबराते, इसलिए कोई ये ना सोचे कि हम ये पिन नहीं निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं इसी समय। एंड आप सोचिए कि एक टेररिस्ट आपको 5 मिनट के लिए भी मिल जाए तो कैसी हालत होती है। पर वो हमारे साथ लगातार हम खड़े होके ये सब हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। फिर उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा कि आपके जो पीछे तकिए हैं, छोटे छोटे तकिए आपके सिर के पीछे होते हैं जब आप फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो उन्होंने बोला तकिए का जो कवर है वो निकालिए और उसको अपने मुंह पे डाल लीजिए, कोई नहीं देखेगा, आप चुपचाप यहाँ पे बैठे रहोगे। उस पोजीशन में सारे लोगों ने तकिए के कवर डाले हुए थे। प्लेन जो है नीचे ऊपर, आप सोचिए एक बार हम टेक ऑफ और लैंडिंग करते हैं उतने में ही हिल जाता है बंदा, टर्बुलेंस होती है। पर वो रात ऐसी रात थी जिसे कहते हैं हेल, नाइट ऑफ हेल, बिकॉज हमारा प्लेन पहले अमृतसर गया, वहाँ से ये क्योंकि फ्यूल कम हो रहा था, इन्होंने हाईजैक कर लिया था और फ्यूल कम हो रहा था, तो इनको जाके वहाँ फ्यूल भरवाना था। बट
इंडियन गवर्नमेंट ने उस समय सोचा था कि एक कमांडो अटैक करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ। पूरी तैयारी थी पर नहीं हो पाया किसी वजह से। फ्यूल भरवाया और तुरंत हम लोग निकले। उसके बाद लाहौर में लैंडिंग का नहीं परमिशन दिया गया, दुबई में लैंडिंग का परमिशन। तो सोचिए उतनी बार प्लेन ऊपर नीचे जा रहा है, और फाइनली जाके हम कांधार में जाके हम लैंड हुए। और तब से हमारी, मैं कहूँगी कि लोग कहते हैं स्वर्ग नरक, तो मैं कहूँगी मैंने यहाँ बैठे बैठे नरक देखा था उस समय। ये सुनकर ही ना, टू बी ऑनेस्ट, इतना डरावना ये मंजर सामने आता है। बट आप वहाँ पर थे, आपकी फैमिली वहाँ पर थी। 8 दिन आपने बताया, 8 दिन। आई रिमेंबर शायद 31 दिसंबर को दे फाइनली रिलीज द पैसेंजर्स, बट वी लॉस्ट वन लाइफ। वी लॉस्ट वन लाइफ, रूपिन कत्याल, और उसकी कोई गलती नहीं थी। आगे बैठा हुआ था लंबा सा एक शख्स था, ना उसने कोई एरोगेंस शो करी, ना उसने कुछ बोला, सिर्फ उसको उठाया चुपचाप और अंदर कॉकपिट में लेके गए और बिजनेस क्लास में लेके गए। और बिजनेस क्लास में उन्होंने चाकू से उसके गर्दन पे हमला किया था और मारा था, और ऐसे मारा था कि आवाज़ें इतनी आ रही थी कि हम सब लोगों के कान में ऐसा लग रहा था हम मौत की गूंज सुन रहे हैं। बिकॉज हमारे सामने एक बंदा जो है मारा जा रहा था, जस्ट बीच में पर्दे लगे थे, बट यू कुड फील दैट। और उन्होंने ये इसलिए किया था गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए कि देखिए हम मार सकते हैं, और ये सारे लोग मरेंगे। It was which day? Like I'm sure वो समय रुक इट चुका होगा, वॉज द सेकेंड डे जब रूपिन कटियाल को मारा गया था। हम हार्डली, मतलब आप सोचो, सेकेंड डे भी नहीं, मैं कहूँगी रात के, हमें पता ही नहीं था ना रात सुबह कब क्या टाइम, कुछ नहीं देख पा रहे हो। कैमराज अंदर रखवा दिए गए, घड़ियाँ आपकी अंदर वहाँ डाल दो, कुछ भी आप, यू कुडंट कीप एनीथिंग विद यू। तो यस, इट वाज ना खाना ना पीना, क्या बहुत ऐसी बातें हैं जो सोच के भी ऐसे मन बहुत अजीब सा हो जाता है। See, 8 दिन जो ये ट्रॉमा, ये जो सिचुएशन थी आप सबने देखी है। लाइक हमें तो कौन चाहे कि किसी का ऐसा चीज़ हो, बट वो 8 दिन जो निकले, कुछ कभी कुछ इंटरेक्शन इन टेररिस्ट के साथ होता था, या क्योंकि 8 दिन है, क्या लिबर्टीज या क्या इंस्ट्रक्शंस थे उनके आपको लेकर? मतलब सब चीज़ ऐसा था, हम बस एक मौत का वेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे, बार बार ऐसा लगता था, क्योंकि ये लोग इतना डरा के रखते थे। ऊपर से कहते थे आपकी सरकार सुन नहीं रही है, आपकी सरकार ने हमारी कोई मांगे नहीं मानी है, और अब आप नहीं बचोगे। ऊपर से हम लोग को इतना वीक कर दिया था मानव कि हमें खाना तो बहुत दूर की बात, पानी भी नहीं मिल रहा था। पहले 2 दिन पानी नहीं दिया था। वॉशरूम जाने के लिए पूरे दिन में सिर्फ एक बार में 15 मिनट की लिबर्टी थी। एंड इट वॉज सो टफ कि खाना नहीं है, पानी नहीं है। तीसरे दिन उन्होंने 1 संतरा दिया आपकी पूरी फैमिली में बांटने के लिए, 1 संतरा, कि ये लोग बस किसी तरह से जीते रहे। और उसके बाद जब, क्योंकि हम कांधार के बीच में, आपको समझना होगा कि तालिबान से घिरे हुए हैं हम, टॉयलेट्स क्लीन नहीं हो रहे थे। अदरवाइज आप एक नॉर्मल टिपिकल फ्लाइट जो होती है जब लैंड करती है, फटाफट क्लीनर्स आते हैं नेक्स्ट फ्लाइट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। तो हमारे टॉयलेट्स जो है वो ओवरफ्लो हो रहे थे विद ऑल द रबिश, यू अंडरस्टैंड। वो एक स्मेल, ऊपर से कांधार का टेम्परेचर था -4 डिग्री, -3 डिग्री, और सारे के सारे प्लेन्स के दरवाजे खुले हुए थे चारों तरफ से, ताकि उनको दिखता रहे कि कहीं से कोई अटैक करने ना आ रहा हो। और हम उस ठंड में सिकड़ी हुए बुरी हालत में, ऐसे कहीं 15 मिनट नींद लग गई तो लग गई, वरना आप ऐसे थे कि कोई एक हेल में आ चुके हो। तो हमने अपनी बाय बायज कह दी थी एक दूसरे को, सबने अपनी बाय बाय कह दी थी कि अब उन्होंने कहा था कि आप लाइन में खड़े हो जाइए। तो जो लंबी सी आयल होती है फ्लाइट की, उसमें सारे लोगों को लाइन से इस तरफ और इस तरफ, जितनी वो आयल थी, खड़ा कर दिया। और उन्हें बोला अपने अपने वाहिगुरु, अल्लाह, जीसस, जिसको आपने याद करना है कर लो। और आपकी जो सरकार है उसने हमारी डिमांड्स नहीं मानी, 3 टेररिस्ट छोड़ना, और मैं सो मच ऑफ मनी, आई डोंट वांट टू से दैट अगेन, जो कि उनकी एवज में दी गई थी। तो कुछ नहीं दे रहे हैं, तो अब आप सब के सब मरोगे। और मैं पहली गोली चलाने जा रहा हूँ, उसका नाम बर्गर था, बिकॉज इन लोगों ने कोड नेम्स में अपने नाम रखे थे। ये एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते थे, बर्गर, डॉक्टर, ऐसे इस नाम से बुलाते थे। तो उन्होंने बोला कि हम पहले बंदे को गोली मारेंगे, और जो आखिरी बंदा खड़ा है वो याद रखे कि एक आगे आगे गिरता जाए। अगर गोली मार रहे हैं हम तो गिरता जाए, क्योंकि पीछे वाले को मारनी है मुझे गोली। तो पहला वाला बंदा याद रखे कि आखिरी वाला भी नहीं बचेगा। हम सब उस लाइन में खड़े थे, हमने अपनी बाय बायज बोल दी थी।
हमने अपना कि यार जो अच्छा रहा, जितने समय रहे, अच्छी स्कूल की मेमोरीज थी, अच्छे पापा मम्मी के साथ मेमोरीज थी, फ्रेंड्स के साथ ये वो सारी मेमोरीज डिस्कस करके था कि चलो अब जाने की बारी आ गई है। मतलब बुरी हालत थी, रो रहे थे सब, कांप रहे थे कि कोई गिर रहा था दूसरा उसे उठा रहा था, कोई गिरता भी था तो वो दूसरे बोलते थे फटाफट उठाओ उसको, मैं शुरू कर रहा हूँ, मारना शुरू कर रहा हूँ। तो वो जो एक टेरर था वो इतना ज़्यादा था कि मरने से पहले ही कितने लोगों का, 2-4 लोगों का तो बीपी इतना आया हुआ वो गिर गए, पर उनको कोई भी दया नहीं आ रही थी। वापस से उन्होंने खड़ा किया और तभी कोई तुरंत अंदर से भागता हुआ आया। ये जो दिन की बात मैं बता रही हूँ वो एक रात पहले छूटने की बात है। तब सरकार ने पूरी शर्तें मांग ली थी इनकी। उन्होंने 3 कैदियों को जो बहुत ही बड़े टेररिस्ट हैं उनको रिहा किया। उन्होंने आके हमें बोला सुबह कि आपकी सरकार ने फाइनली मांगे मान लिए हैं और अब आप यू आर फ्री टू गो। हम ऐसा रोए हैं लाइफ में, ऐसा कोई कभी ऐसा मैंने रोने का सीन सॉरी किसी की डेथ पे भी नहीं देखा। पहली बार मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आई कैन इमेजिन दिस, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज हम में से शायद कोई भी उस फ्लाइट में नहीं होना चाहेगा और ना ही वो सिचुएशन समझना पाएगा जो आपकी फैमिली और जो पैसेंजर्स थे। मतलब भगवान ना करे कभी भी किसी पर ये सिचुएशन आए कि उसको सामने मौत दिख रही है, उसको पता नहीं अगले पल वो रहे ना रहे। बट कमिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन कोई भी जज नहीं कर सकता, कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता कि आरजे मीनाक्षी जिसको आप सब इतना प्यार करते हैं उसकी पर्सनल लाइफ में ये एक ट्रॉमेटिक दौर भी रहा है। यू ऑल लव यू, आई लव यू लॉट मीनाक्षी। कीप शाइनिंग, कीप रॉकिंग, कीप एंटरटेनिंग अस। मे यू हैव अ अमेजिंग लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच फॉर दिस।